हिंदी का व्याकरण। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रस। रस की परिभाषा सहृदय में स्थित नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ रस की उत्पत्ति होती है। रस की परिभाषा सहृदय में स्थित नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ रस की उत्पत्ति होती है। रस। जब किसी कविता या नाटक को पढ़ते समय या सुनते समय या लिखते समय या सुनते समय या लिखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस। जब किसी कविता या नाटक को पढ़ते समय या सुनते समय या लिखते समय या सुनते समय या लिखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के नाम स्थायी भाव। रस के नाम नंबर 1 श्रृंगार रस, नंबर 2 शांत रस, नंबर 3 हास्य रस, नंबर 4 रौद्र रस, नंबर 5 भयानक रस, नंबर 6 विभत्स रस, नंबर 7 वात्सल रस, नंबर 8 अद्भुत रस, नंबर 9 वीर रस, नंबर 10 करण रस। रस के नाम स्थायी भाव। श्रृंगार रस रति या प्रेम, शांत रस निर्वेद, हास्य रस हास्य या हंसी, रौद्र रस क्रोध या गुस्सा, भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुस्सा, वात्सल वत्सल, अद्भुत रस विस्मय, वीर रस विस्मय, करुण रस शोक या शांति। रस के नाम स्थायी भाव। श्रृंगार रस रति, शांत रस निर्वेद, हास्य रस हास्य, रौद्र रस क्रोध, भयानक रस भय, विभत्स रस जुगुस्सा, वत्सल रस वत्सल, अद्भुत रस विस्मय, वीर रस उत्साह, करुण रस शोक। रस के 4 भेद होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस के 4 भेद होते हैं: स्थायी भाव, विभाव भाव, अनुभावी भाव, संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति राम, मोहन, सीता, गीता, राजेश, ज्योति। वस्तु कुर्सी, मेज, मोबाइल, पेन, बल्ला आदि। स्थान दिल्ली, दतिया, भोपाल, भांडेर, ग्वालियर आदि। भाव बुढ़ापा, जवानी, गर्मी, सर्दी आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा, नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण राम स्कूल जाता है। दूसरा उदाहरण शिमला एक पर्यटन स्थल है। जातिवाचक संज्ञा जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण 1 गाय एक बहुत उपयोगी पशु है। उदाहरण 2 आज की स्त्री पुरुषों का साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु
स्थान, गुण, अवस्था, भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी व्यक्ति, या वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, भाव का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण 1, राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी हैं। उदाहरण 2, राम बहुत होशियार लड़का था। समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह का बोध कराता है, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह का बोध कराता है, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण 1, कक्षा 10वीं की छात्र बहुत मेहनती हैं। उदाहरण 2, सभी महिलाएं होशियार हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी पदार्थ या धातु या द्रव्य को दर्शाता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी पदार्थ या धातु या द्रव्य को दर्शाता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण 1, गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक होता है। उदाहरण 2, पानी ही जीवन है। उदाहरण 3, लोहे से बने औजार बहुत मजबूत होते। संधि और समास में अंतर। संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है। समास में शब्दों का मेल होता है। समास में शब्दों का मेल होता है। संधि का विच्छेद किया जाता है। संधि का विच्छेद किया जाता है। समास का विग्रह किया जाता है। समास का विग्रह या विरह किया जाता है। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। स्थायी भाव सहृदय में के चित्त में स्थायी रूप से रहते हैं। स्थायी भाव सहृदय के चित्त में स्थायी रूप से रहते हैं। संचारी भाव सहृदय के चित्त में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। संचारी भाव सहृदय के चित्त में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लुप्त हो जाते हैं। नंबर 2, स्थायी भाव 10 प्रकार के होते हैं। नंबर 2, स्थायी भाव 10 प्रकार के होते हैं। नंबर 2, संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। नंबर 2, संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। नंबर 3, प्रत्येक रस का अलग अलग स्थायी भाव होता है। नंबर 3, प्रत्येक रस का अलग अलग स्थायी भाव होता है। नंबर 3, संचारी भाव प्रत्येक रस का संचारी भाव अलग अलग स्थायी भाव नहीं होता। प्रत्येक रस का संचारी भाव अलग अलग स्थायी भाव नहीं होता। छंद। छंद की परिभाषा। छंद वह रचना है जो वर्ण या मात्रा की संख्या में नियमित होती है, उसे छंद कहते हैं। छंद की परिभाषा। छंद वह रचना है जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित होती है, उसे छंद कहते हैं। छंद के प्रकार। छंद मुक्ता 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, मातृक छंद। नंबर 2, वर्णिक छंद। छंद के प्रकार। छंद मुक्ता 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मातृक छंद। नंबर 2, वर्णिक छंद। मातृक छंद। मातृक छंद में मात्राओं के द्वारा गणना की जाती है, इसे ही मातृक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों के द्वारा गणना की जाती है, उसे ही वर्णिक छंद कहते हैं। मातृक छंद। मातृक छंद में मात्राओं के द्वारा गणना की जाती है, इसे ही मातृक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में वर्णों के द्वारा गणना की जाती है, उसे ही वर्णिक छंद कहते हैं। मातृक छंद और वर्णिक छंद में अंतर। मातृक छंद। मातृक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। मातृक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। वर्णिक छंद में वर्णों के द्वारा गणना की जाती है। वर्णिक छंद में वर्णों के द्वारा गणना की जाती है। मातृक छंद में वर्ण का कोई महत्व नहीं है। नंबर 2, मातृक छंद में वर्ण का कोई महत्व नहीं है। नंबर 2, वर्णिक छंद में मात्राओं का कोई महत्व नहीं है। नंबर 2, वर्णिक छंद में मात्राओं का कोई महत्व नहीं है। नंबर 3, मातृक छंद के उदाहरण दोहा, चौपाई आदि हैं। नंबर 3, मातृक छंद के उदाहरण दोहा, चौपाई आदि हैं। नंबर 3, वर्णिक छंद के उदाहरण सबिया हैं। वर्णिक छंद के उदाहरण सबिया हैं। गीत का छंद। यह एक मातृक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 के विराम से 26 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु होता है। गीत का छंद। यह एक मातृक छंद है।
इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 के विराम से 26 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु और गुरु होता है। उदाहरण: हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। हरि गीत का छंद। यह एक मातृक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। अंत में लघु गुरु होते हैं। हरि गीत का छंद। यह एक मातृक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। अंत में लघु गुरु होता है। उदाहरण: श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर्ता लेने के युगल मनने लगे। संसार देखें अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे। संसार देखें अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। रौला छंद। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से कुल 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। 2-2 चरणों में तुक आवश्यक है। यह मातृक छंद है। उदाहरण: जो जग हित पर प्राण निछावर, हे कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। उल्लाला छंद। इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह मातृक अर्धसम छंद होता है। उदाहरण: करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की, मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। कुंडलियाँ छंद। यह विषम मातृक छंद है। इसके पहले चरण में दोहा के और सब 4 चरण अर्थात कुंडलियाँ छंद दोहा और रोला से मिलकर बना है। अर्थात कुंडलिया छंद दोहा और रोला से मिलकर बना है। उदाहरण: रोल यानी कि छप्पय छंद रौला और उल्लाला से मिलकर बना है। छप्पय छंद रौला और उल्लाला से मिलकर बना है। कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी और उपन्यास में अंतर। नंबर 1, कहानी में जीवन के एक खंड या घटना का चित्रण होता है। कहानी में जीवन के एक खंड या घटना का चित्रण होता है। उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। नंबर 1, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। नंबर 2, कहानी में एक कथा होती है। नंबर 2, कहानी में एक कथा होती है। नंबर 2, उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ अन्य इनके प्रासंगिक कथाएं होती हैं। नंबर 2, उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं होती हैं। नंबर 3, कहानी का आकार लघु होता है। नंबर 3, कहानी का आकार लघु होता है। नंबर 3, उपन्यास अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता है। नंबर 3, उपन्यास अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता है। नंबर 4, कहानी कम समय में सघन प्रभाव डालती है। नंबर 4, कहानी कम समय में सघन प्रभाव डालती है। नंबर 4, उपन्यास में प्रत्येक स्थल में प्रभाव शीतलता नहीं होती है। उपन्यास में प्रत्येक स्थल में प्रभाव शीतलता नहीं होती है। नंबर 5, उदाहरण परीक्षा ताई। नंबर 5, कहानी का उदाहरण परीक्षा ताई। नंबर 5, यानी उपन्यास का उदाहरण गोदान रेणु। उपन्यास का उदाहरण गोदान रेणु। नाटक, कहानी और नाटक में अंतर। कहानी और नाटक में अंतर। नंबर 1, कहानी सिर्फ यानी कि साहित्य के अंतर्गत आती है। कहानी सिर्फ साहित्य के अंतर्गत आती है। नाटक दृश्य साहित्य के अंतर्गत आता है। नाटक दृश्य साहित्य के अंतर्गत आता है। नंबर 2, कहानी को पाठक पढ़कर आनंद लेते हैं। नंबर 2, कहानी को पाठक पढ़कर आनंद लेते हैं।
नंबर 2, नाटक को व्यक्ति देखकर और सुनकर आनंद लेता है। नंबर 2, नाटक को व्यक्ति देखकर और सुनकर आनंद लेता है। नंबर 3, कहानी का आकार छोटा होता है। नंबर 3, कहानी का आकार छोटा होता है। नंबर 3, नाटक का आकार बड़ा होता है। नाटक का आकार बड़ा होता है। नंबर 4, कहानी किसी भी शैली में लिखी जा सकती है। नंबर 4, कहानी किसी भी शैली में लिखी जा सकती है। नंबर 4, नाटक संवाद शैली में लिखा जाता है। नंबर 4, नाटक संवाद शैली में लिखा जाता है। नंबर 5, कहानी का उदाहरण बैल की बिक्री परीक्षा। कहानी का उदाहरण बैल की बिक्री परीक्षा। नाटक का उदाहरण सत्य हरिश्चंद्र। नाटक का उदाहरण सत्य हरिश्चंद्र। नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक और एकांकी में अंतर। नंबर 1, नाटक में अनेक अंक होते हैं। नंबर 1, नाटक में अनेक अंक होते हैं। नंबर 1, एकांकी में एक ही अंक होता है। नंबर 1, एकांकी में एक ही अंक होता है। नंबर 2, नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है। नंबर 2, नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है। नंबर 2, एकांकी में पात्रों की संख्या अधिक होती है। नंबर 2, एकांकी में पात्रों की संख्या अधिक होती है। नंबर 3, नाटक में कथा वस्तु की विकास प्रक्रिया की गति मंद हो जाती है। नाटक में कथा वस्तु की विकास प्रक्रिया की गति मंद हो जाती है। एकांकी में कथा का विकास प्रक्रिया तेज हो जाती है। एकांकी में कथा की विकास प्रक्रिया तेज होती है। नंबर 4, नाटक में भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्रण किया जाता है। नंबर 4, नाटक में भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण चित्रण किया जाता है। नंबर 4, एकांकी किसी एक घटना का चित्रण किया जाता है। नंबर 4, एकांकी किसी एक घटना का चित्रण किया जाता है। नंबर 5, नाटक में अनेक घटनाओं का चित्रण होता है। नंबर 5, नाटक में अनेक घटनाओं का चित्रण होता है। नंबर 5, एकांकी में किसी एक घटना का चित्रण होता है। नंबर 5, एकांकी में किसी एक घटना का चित्रण। संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर। संस्मरण नंबर 1, संस्मरण वास्तविक होता है। नंबर 1, संस्मरण वास्तविक होता है। नंबर 1, रेखाचित्र वास्तविक काल्पनिक दोनों होता है। रेखाचित्र वास्तविक काल्पनिक दोनों होता है। नंबर 2, संस्मरण संक्षिप्त होता है। नंबर 2, संस्मरण यानी कि संक्षिप्त होता है। नंबर 2, रेखा विस्तृत होता है। नंबर 2, रेखा विस्तृत होता है। नंबर 3, संस्मरण किसी महापुरुष या किसी घटना से संबोधित होती है। नंबर 3, संस्मरण किसी महापुरुष या किसी घटना से संबोधित होती है। नंबर 3, रेखाचित्र किसी भी साधारण विषय पर लिखा जा सकता है। नंबर 3, रेखाचित्र किसी भी साधारण विषय पर लिखा जा सकता है। नंबर 4, संस्मरण में विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है। नंबर 4, संस्मरण में विवरणात्मक शैली का प्रयोग होता है। नंबर 4, रेखाचित्रोत्तमिक शैली का प्रयोग होता है। रेखाचित्रोत्तमिक शैली का प्रयोग होता है। नंबर 5, समस्त विवरण प्रधान होता है। नंबर 5, समस्त संस्मरण विवरण प्रधान होता है। नंबर 5, रेखाचित्र में सजीव होता है। नंबर 5, रेखाचित्र में सजीव होता है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जीवनी और आत्मकथा में अंतर। नंबर 1, जीवनी किसी व्यक्ति की जीवन का प्रस्तुत करती है। जीवनी किसी व्यक्ति की जीवन का प्रस्तुत करती है। नंबर 1, आत्मकथा व्यक्ति के स्वयं के अनुभव को प्रस्तुत करती है। आत्मकथा व्यक्ति के स्वयं के अनुभव को प्रस्तुत करती है। नंबर 2, जीवनी को वर्णात्मक शैली में यानी कि लिखा जाता है। नंबर 2, जीवनी को वर्णात्मक शैली में लिखा जाता है। नंबर 2, आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। नंबर 2, आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। नंबर 3, जीवनी पर विवरण और तथ्यों पर ध्यान रहता है। जीवनी पर विवरण और तथ्यों पर ध्यान रहता है। नंबर 3, आत्मकथा में अनुमति की गहराई होती है। आत्मकथा में अनुमति की गहराई होती है। नंबर 6, जीवनी का प्रमाणिक आवश्यक है। नंबर 4, जीवनी का प्रमाणिक आवश्यक है। नंबर 4, आत्मकथा का प्रमाणिक कहानी कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म यानी कि कथा की प्रमाणिक कहानी कोई आवश्यकता नहीं है। काव्य दो प्रकार के होते हैं। काव्य दो प्रकार के होते हैं।
महाकाव्य में किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन का चरित्र या चित्रण या वर्णन होता है। उदाहरण तुलसीदास का रामचरितमानस, जयशंकर प्रसाद की कामायनी। महाकाव्य में किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन का चित्रण या चरित्र या वर्णन होता है। उदाहरण तुलसीदास का रामचरितमानस, जयशंकर प्रसाद की कामायनी। खंडकाव्य में व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। उदाहरण नरोत्तम दास का सुदामा चरित, मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी। खंडकाव्य में व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। नरोत्तम दास का सुदामा चरित, मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी। महाकाव्य की विशेषताएं। महाकाव्य की विशेषताएं। नंबर 1, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। नंबर 1, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। नंबर 2, महाकाव्य का आकार बड़ा होता है। नंबर 2, महाकाव्य का आकार बड़ा होता है। नंबर 3, महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं। नंबर 3, महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं। नंबर 4, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है। नंबर 4, महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है। नंबर 5, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। नंबर 5, रामचरितमानस एक महाकाव्य है। खंडकाव्य की विशेषताएं। नंबर 1, खंडकाव्य में जीवन के एक घटना का वर्णन होता है। नंबर 1, खंडकाव्य में जीवन के एक घटना का वर्णन होता है। नंबर 2, खंडकाव्य का आकार छोटा होता है। नंबर 2, खंडकाव्य का आकार छोटा होता है। नंबर 3, खंडकाव्य में ही एक सर्ग होता है। नंबर 3, खंडकाव्य में ही एक सर्ग होता है। नंबर 4, खंडकाव्य में एक ही छंद होता है। नंबर 4, खंडकाव्य में एक ही छंद होता है। नंबर 5, पंचवटी खंडकाव्य का उदाहरण है। नंबर 5, पंचवटी खंडकाव्य का उदाहरण। काव्य में नित्य धर्म काव्य गुण कहलाता है। काव्य में नित्य धर्म काव्य गुण कहलाता है। काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, माधुर गुण। नंबर 2, प्रसाद गुण। नंबर 3, ओज गुण। काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, माधुर गुण। नंबर 2, प्रसाद गुण। नंबर 3, ओज गुण। नंबर 1, माधुर गुण। सा हृदय के साथ हृदय दीप्त हो जाता है, वहाँ माधुर भाव उत्पन्न होता है। इसमें श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस का प्रयोग होता है। माधुर गुण। सा हृदय के साथ हृदय दीप्त हो जाता है, वहाँ माधुर भाव उत्पन्न होता है। इसमें श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रसों का प्रयोग होता है। उदाहरण बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट ऊषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। प्रसाद गुण। प्रसाद गुण। सा हृदय के साथ हृदय दीप्त उत्साहित हो जाए, वहाँ प्रसाद भाव जागृत होता है। यह सभी रसों में पाया जाता है। प्रसाद गुण। सा हृदय के साथ हृदय दीप्त उत्साहित हो जाए, वहाँ प्रसाद भाव जागृत होता है। यह सभी रसों में पाया जाता है। उदाहरण बुंदेली हार बोलो के मोह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेली हर वालों के मोह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ओज गुण। सा हृदय के साथ हृदय दीप्त उत्साहित हो, वहाँ ओज भाव जागृत होता है। इसमें वीर रुद्र रसों का प्रयोग होता है। ओज गुण। सा हृदय के साथ हृदय दीप्त उत्साहित हो, वहाँ ओज भाव जागृत होता है। इसमें वीर रुद्र रसों का प्रयोग होता है। उदाहरण महलों ने दी आग, झोपड़ियों में ज्वाला सुलग गई थी, वहाँ स्वतंत्रता की नारी अंतरम से आई थी। बोले महलों ने दी आग, झोपड़ियों में ज्वाला यानी कि सुलग गई थी, वह स्वतंत्रता की नारी अंतरिम से आई थी। प्रसाद का उदाहरण है। असफलता एक
चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम।